हेलो गाइस, हर रोज़ हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कहानी नगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम होता है और शर्मा साहब का सारा परिवार एक भूसे की बनी झोंपड़ी में रहते हैं। अरे अब तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं और हमारे पास ना तो गर्म बिस्तरे हैं और ना ही पहनने को कोई भी गर्म चीज़ है। अरे हाँ माँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और हमारे पास कुछ अच्छा पहनने को है ही नहीं। लोगों के पास तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और हमारा घर भी देखो भूसे का बना हुआ है। हमें कभी अच्छी चीज़ें नसीब होंगी भी नहीं। तभी वो सब इसी वजह से हर सर्दियाँ ही ठंड में भूसे की बनी झोंपड़ी में ही गुजारते थे। अरे एक तो देव बेटा जब से गया है दुबई तब से उसने हमसे बात करना ही छोड़ दी। पता नहीं ज़िंदा भी है कि नहीं। तभी उसकी माँ कहती है अरे ऐसे नहीं कहते, कहीं ना कहीं सलामत ही हो, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसने हमारे पास साथ बेवफाई तो की है। वहाँ पे आसपास में सबके ही अच्छे अच्छे घर बने हुए थे और पक्के घर बने हुए थे। बस एक शर्मा साहब का ही एक झोंपड़ी बनी हुई थी जो कि भूसे की झोंपड़ी बनी हुई थी। शर्मा साहब ने अपने बड़े बेटे को देव को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया और आखिर उसकी दुबई में जॉब करवा दी। देव वहाँ पे कमाने के लिए चला गया और अपने परिवार को पीछे ही बेसहारा छोड़ गया। उसकी माँ कई दफ़ा उसको फ़ोन करती लेकिन वो फ़ोन पे भी बात नहीं करता था। तभी इतने में उसका छोटा बेटा रवि, अरे माँ देखो मैं आपके लिए कंबल लेके आया हूँ और ये मुझे डंडे से सस्ती सी कंबल मिल गया, तो आप दोनों इसको ओढ़ लो। अरे देखो, एक मेरा ये बेटा है और एक देव जिसे हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। काश हमने देव की जगह तुम्हें पढ़ा लिखा के बाहर भेजा होता तो आज तो हमारे लिए बहुत कुछ करता। उनकी बातें सुन के रवि उदास हो जाता है और कहता है अरे छोड़ो माँ, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ, अब क्या हुआ। मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कमा के दे पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको सारी आसानियाँ दे सकूँ। रवि अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अरे माँ, अब आप लोग ये कंबल ओढ़ लो, बहुत ज़्यादा ठंड है। इतने में वहाँ पे बहुत बड़ी कार बाहर आके रुकती है घर के बाहर। तभी सब परिवार वाले बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। जब भी वो देखते हैं कि कार में देव होता है, तभी देव कार से बाहर आके रुकता है, जिसे देख के सब परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश और उदास भी होते हैं और नाराज़ भी होते हैं। अरे देव बेटा इतने दिनों के बाद आया। अरे माँ कैसी हो आप, मैं जानता था कि आप लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अरे मेरा बेटा ठीक तो हो ना तुम, कभी तो परदेस जाके तो हमें भूल ही गया। उसका पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ था। अरे हमें ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जिसे वहाँ पे जाते ही अपनी अय्याशियों की पड़ गई और हमें भूल गया वहाँ पे जाके। अरे नहीं पापा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो कैसी बात है, तुमने हमें हमेशा ही धोखा दिया है। तभी देव अपनी कार से एक अच्छी सी लड़की को बाहर निकलवाता है जिसे का नाम वानिया होता है। वानिया बहुत ही बने ठनी अंदाज में और काफ़ी बाहर के दुबई के जैसे कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी गर्म शॉल ऊपर लपेट कर खड़ी थी। उसके हुलिये से ही पता चल रहा था कि वो कोई अमीरज़ादी ही है, जिसे देख के सब घर वाले हैरान हो जाते हैं। तभी देव, अरे माँ ये आपकी बहू है वानिया और अब ये इधर ही रहेगी हमारे साथ। तभी उसके घर वाले, अरे तुमने वहाँ पे शादी कर ली, ज़रूर इसी लड़की ने ही तुम्हें फंसाया होगा, हमारी कोई बहू नहीं है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते, जाओ यहाँ से। तभी सब उनसे नाराज़ होने लग जाते हैं। तभी देव अपने माँ बाप से बात करता है, अरे माँ हमें एक मौका दे दो, हम देखना अपनी सारी बात क्लियर कर देंगे। मैं आपको सब बातें सच बता दूंगा, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा राज है, और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। देव के इतना कहने के बाद उसके माँ बाप थोड़े से उसकी बात मानने लगते हैं और वो देव को एक और मौका देते हैं। लेकिन उसकी माँ उस लड़की को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं होती। अरे ज़रूर इस लड़की ने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा और इसी की ही ने ही मेरे बेटे की कमाई खा रही है, जिसकी वजह से हमारा बेटा हमें भी भूल गया। देव को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वानिया, अरे माँ जी कैसी हैं आप, ठीक है। तभी वो सब हैरान थे कि इसको हिंदी कैसे आती है। तभी उसकी माँ, अरे हम ठीक ही हैं, तुम्हें हमारे हाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी वानिया से नाराज़ थे और कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। और फिर कुछ ही देर के बाद सब वहीं पे ही खड़े होते हैं, लेकिन देव के लिए ही वो उस लड़की को अपने घर रहने तो दे देते हैं। अरे अभी इस लड़की का इसमें क्या कसूर है। तभी उसका पिता कहता है चलो ये हमारी बहू है, अब जैसी भी है तो इसके बाद ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तभी उसका ससुर कहता है, उन सब के इतना कहने के बावजूद उसके घर वाले वानिया को घर में रखने को तो तैयार हो ही जाते हैं, सिर्फ देव के लिए। और उनको एक और मौका भी दिया जाता है। अरे हाँ,
भाई अब आप लोग आ गए। सबके आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदासी भी थी देव को लेके। देव काफ़ी सालों के बाद ही घर आया था। फिर वो उस लड़की का कहीं से ही घर प्रवेश करवा ही लेते हैं और फिर वानिया उसी भूसे से बनी झोंपड़ी में आ जाती है। और उसके घर आने के बाद वानिया सोचती है, अरे ये लोग ऐसे छोटे से घर में रहते हैं, यहाँ तो कोई ज़रूरत का सामान ही नहीं है। अब पता नहीं ऐसे यहाँ पे कैसे ही ये लोग गुजारा कर रहे होंगे। वानिया यही सोच ही रही होती है। सब, अरे बहू यहाँ तो ऐसे क्या देख रही है, ये हमारे भूसे से बनी झोंपड़ी है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना तो रहो, अब तुम तो महलों में रहने वाली हो, तुम कहाँ ही यहाँ रह सकोगी। तभी वानिया कहती, अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ इसी झोंपड़ी में रह सकती हूँ, और मैं तो आप लोगों की बहू हूँ, तो मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूँगी। तभी सब वानिया के साथ ऐसे ही अंदाज में बात करते थे। अरे मैं जानती हूँ तुमने ही मेरे बेटे को अपनी बातों से ऐसे ही बुलाया होगा, लेकिन हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। तभी इतने में उसकी नंद कहती है, अरे माँ आप चलो, मैंने खाना बना दिया, हम खाना खा लेते हैं। और उसके बाद वो अपनी भाभी से, अरे भाभी आप तो अमीर घर की है ना, हमारे साथ नीचे बैठ के तो आप खाना खाओगे नहीं, इसलिए अपने खाने का आप खुद ही इंतज़ाम कर लो। तभी वानिया कहती है, अरे नहीं गौरी, मैं तुम लोग के साथ बैठ के नीचे खाना खा सकती हूँ। तभी वो ही हिंदी अंदाज में बात कर रही होती है। सब उसकी बातों को सुन भी रहे होते हैं, लेकिन वो वानिया को फिर भी ठीक मूड नहीं देते। वानिया अपनी घर से गरम गरम सबके लिए गरम पहनने के लिए जर्सियाँ निकाल कर लाती है और आके सबको कहती, अरे माँ जी आप लोगों ने इतनी ठंड में भी पतले कपड़े पहने हुए हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये आप लोग ओढ़ लो। और मैं और देव ही ये सब कुछ लेके आए हैं। तभी वो, अरे हमें नहीं तुम्हारा कमाई का कुछ भी चाहिए, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ तो मेरे बेटे के ही कमाई का होगा, तुम तो ऐसे ही कह रही हो। तभी इतने में वानिया कहती है, अरे माँ जी जब आपको पता है कि आपके बेटे ने लिया है, आप लोग इसी बात को लेके स्वीकार कर लो इसको कि आपके बेटे ने ये सब कुछ लेके दिया है। वानिया उनको बहुत ज़्यादा मनाती है कि वो इतनी ज़्यादा ठंड में जिसकी दी हुई जर्सियाँ पहन लें, लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और उससे जर्सियाँ नहीं लेते। हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, तू ही सँभाल ले, और आइंदा हमें अपनी बातें सुलझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वो सब भी वानिया की इंसल्ट करते हैं और फिर उसके बाद उससे कुछ लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती हैं और फिर खुद खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। वानिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इस तरह से उसके साथ बिहेव क्यों कर रही हैं। उसके बाद वो लोग एक ही चादर में दोनों माँ बेटी सोती हैं, जिन्हें इस तरह से सोता देख वानिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन शर्मा को बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही होती है। अरे आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मैं क्या करूँ, हमारे घर में तो कुछ पहनने को भी नहीं है। उनको इस तरह से ठंड से कांपते हुए देख वानिया कहती, अरे पापा जी आप तो मुझे समझते हो ना, आपको इस तरह से ठंड में देख के मुझे बिल्कुल भी बुरा लग रहा है। आप कहो तो मैं आपके लिए गर्म चादर लेके आई थी, वो मैं आपको दे सकती हूँ। माँ जी को और मैंने गौरी को दी थी, उन्होंने तो मुझसे गर्म चीज़ें नहीं ली, लेकिन आप तो ले सकती हो ना। अरे बेटा काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तुम जो भी करो तुम्हारी मर्ज़ी है, कि अब तुम्हारा ही घर है। अपने ससुर की बातें सुनकर वानिया को कुछ अच्छा फ़ील होता है और फिर वो अपनी गाड़ी से एक गर्म कंबल ला के अपने ससुर को दे देती है, जिसे वो ओढ़ के सो जाता है। उसके बाद दोनों सावित्री और उसकी बेटी गौरी दोनों बाहर सब्ज़ी लेने के लिए निकली होती हैं। अरे अब तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ गई है, पता नहीं और कितनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, अब तो हमारे घर में और भी कुछ नहीं है और राशन भी काफ़ी ख़त्म हुआ पड़ा था। इतने में रास्ते में वहाँ से चलते हुए आगे से गायत्री आती है और कहती है, अरे क्या हुआ चाची, आपने अभी तक भी इस गर्मियों वाले लॉन वाली साड़ी ही सूती पहनी हुई है, अब तो ठंड हो गई है, इस तरह से बाहर निकलोगी तो ठंड लगेगी ही ना आपको। वही मोटे कपड़े पहन के ही बाहर आया करो, वैसे भी आपकी बहू तो काफ़ी कुछ लेके आई है वहाँ से। तभी सावित्री उसको भी बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है, अरे तुम्हें कहना ही क्या चाहती हो, हम लोग तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ हमसे, अरे हाँ आपका बेटा देव तो काफ़ी कुछ लेके आया है दुबई से, मैंने सुना है। तभी इसी अंदाज में ही गायत्री उसको बातें सुना रही होती है। तभी वो उसकी सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वानिया की सास वहाँ से फिर बगैर कुछ लिए ही घर वापस जाने लगती है। इतने में वहाँ से गायत्री भी उनके साथ ही आने लग जाती है। तभी रास्ते में गौरी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ ऐसा भी क्या गुस्सा, हमने तो राशन भी नहीं था, थोड़ा बहुत तो कुछ लेते जाते हैं, खाना क्या बनाएंगे हम। तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अरे तुमने सुनी नहीं थी गायत्री की बातें, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो क्या कहना चाहती थी, वो ये सब कुछ वानिया की वजह से, वो इन सब का बातों का इल्ज़ाम भी वानिया को ही दे रही थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हो रहा है। और वो बाहर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और उनके साथ गायत्री भी ही आ जाती है और आगे आके देखती हैं कि वहाँ पे वानिया ने काफ़ी अच्छा माहौल बनाया होता है, गर्म हीटर लगाया होता है, बहुत बड़ा गद्दा बना के वानिया उसके ऊपर गर्म गद्दे के ऊपर बैठी होती है। उसके ससुर ने
गर्म कंबल ओढ़ के आराम से सर्दी में सोया होता है, जिसे देख उसकी सास, अरे ये सब कुछ क्या है बहू, आखिर तो ये सब कुछ करके हमें साबित क्या करना चाहती है, और ये सब कुछ तो हमारे बेटे की कमाई का ही है। तो इस तरह से अतरा रही है हमारे बेटे की कमाई पे। उसकी बातें सुन वानिया कहती, अरे माँ जी, ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि आप सब लोगों के लिए भी किया। यहाँ पे मैं अकेली नहीं सोऊंगी, बल्कि आप सब भी हमारे साथ ही सोओगे। लेकिन सावित्री उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। उसे वानिया की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। वो जितना भी उसके साथ अच्छा कर लेती, लेकिन उसको उसकी हर बात ही बुरी लगती थी। वानिया को ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और वो सोचती थी कि आखिर माँ जी जब बाहर गई थी तो उनका मूड अच्छा था, लेकिन बाहर से आते ही उनका मूड इतना ख़राब कैसे हो गया। वो दिल्ली में सोच रही थी कि बाहर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सासू माँ का इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। तभी उसके बाद वो सभी उसी गर्म चादर पे ही सोते हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरते हैं, और फिर एक दिन देव, अरे वानिया, तुम हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हो। तुमने पहले मेरा इतना साथ दिया, और अब मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, वो भी मेरे नाम पे। तुम्हारे जैसी लड़की तो मुझे आज तक भी नहीं मिली। वो वानिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है, और वानिया से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। वानिया, अरे ये मैं आप सबके लिए कर रही हूँ, मेरा आप सबके अलावा और है कौन। तभी वो देव अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अरे वानिया देखना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, फिर उसके बाद वो तुम्हें कभी भी नहीं बुरा भला कहेंगे, बल्कि तुम्हारा साथ ही देंगे वो लोग। उसके बाद देव सीधा अपनी माँ के पास जाने का सोचता है, और उनको सारी बात सच्चाई बताने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद, अरे चलो अब हम बाहर चल के माँ बाबा को अभी सारी सच्चाई बता देंगे, और उसके बाद वो तुमसे ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं करेंगे, और ना ही मैं उनको तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने दूंगा। तभी देव सीधा बाहर अपनी माँ के पास आता है और कहता है, अरे माँ, मुझे आपसे, अरे हाँ बेटा बोलो, क्या बात कही, तुम्हें कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। तो सुन देव चुप हो जाता है और कहता है, अरे माँ, आप हमेशा वानियों को ही गलत कहती रहती हो, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उसकी दी कुर्बानियों से ही आज आपका बेटा इधर खड़ा हुआ है। इतने में, अरे भाभी ने ऐसा क्या ही कर दिया। तभी उसने मैं वहाँ पे गौरी भी अपनी भाभी से बहुत ही तंज़ी अंदाज में बात करने लग जाती है, जिसे देख वानिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी देव उसे सब पीछे की बात सारी बताने की कोशिश कर रहा होता है। अरे तुमने हमारी कंपनी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया देव, अब तुम इस बात की सज़ा भी मिलेगी। तुमने दुबई में होते हुए हमारी कंपनी का फ्रॉड किया है। तभी, अरे नहीं मालिक, आपको बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, मैंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, और तुम्हारे अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, ये सब कुछ तुमने ही किया है। तभी वहाँ पे वानिया भी खड़ी होती है। अरे मिस्टर सैयद, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देव एक बहुत ही ईमानदार ही एम्प्लॉई हैं, और वो कभी भी ऐसा किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। इनकी सारी मेरे पास डिटेल्स हैं। वानिया और देव एक ही कंपनी में बात काम करते थे। तभी वानिया देव की ही साइड लेती, क्योंकि उसे पता था कि देव ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसका मालिक उसे काफ़ी सज़ा देता है और कहता है, ये मैं जानता हूँ, ये सारे खिलाफ देव के खिलाफ ही सबूत हैं, और ये सब कुछ देव ने ही किया। इसकी सज़ा भी देव को मिलेगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी से अभी के अभी फारिग करता हूँ, और इसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तभी देव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और एक पल में उससे सब कुछ छिन जाता है। उस दिन के बाद से वो अपने परिवार वालों से बात करना भी छोड़ देता है। और फिर उसके बाद वानिया, अरे देव आप किधर जा रहे हो। अरे अब मुझे यहाँ से शायद घर ही जाना होगा, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ रहने को और कोई वजह ही नहीं है। तभी वानिया कहती, अरे देव आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं आपकी सच्चाई साबित करके रहूँगी, और मुझे बिल्कुल भी आपके लिए ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि एक ईमानदार एम्प्लॉय के साथ ऐसा सलूक किया जाए। तभी देव वानिया की बात मानता है, और फिर उसका साथ देने लगता है। वानिया उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने के लिए कहती है। अरे देव, अगर आप बुरा ना माने तो आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर रह सकते हैं, मैं आपको अपने घर रख सकती हूँ। और मेरा पिता भी एक बहुत बड़े ताजिर हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तभी वानिया की बात सुन के उसे काफ़ी हौसला आता है, और कहता है, अरे वानिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। तभी इतने में वो वानिया के साथ उसके घर चला जाता है। वानिया सारी बात अपने पिता को बताती है। अरे देव बेटा, आप फ़िक्र ना करो। वानिया में मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैंने तुम्हारे सारे डिटेल्स का भी खुद पता करवाया है, जिसे देख के तो पता चलता है कि तुम एक ईमानदार एम्प्लॉई हो, और तुम्हारे साथ फ्रॉड किया गया है। ये तुम्हारे खिलाफ साजिश से उसी कंपनी के साथ ही दगा कर रहा है। इस तरह से वानिया का पिता भी उसका काफ़ी साथ देता है, और उसको देव काफ़ी ईमानदार भी लगता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं, फिर अपनी बेटी की मर्ज़ी जानकर वो देव के साथ ही अपनी बेटी की मंगनी, वानिया की मंगनी करवा देता है। और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद वो देव को वहाँ से लेके वानिया अपने ससुराल आ जाती है।
और फिर इसी तरह से उनकी दोनों की बातें सुनकर उसके पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने वानिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसकी वजह पूरे परिवार वालों की आँखों में आँसू आ जाते हैं और सब वानिया से माफ़ी माँगने कर दो, मैं हमेशा तुम्हें ही गलत समझती रही। जबकि तुमने तो हमारे लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी और मेरे बेटे का इतना साथ दिया और सब कुछ आज तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम तो हमारे लिए काफ़ी फरिश्ते की तरह साबित हुई हो। तभी उसकी नंद, अरे भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी आपको काफ़ी गलत समझा। और फिर उसके बाद वो वानिया के साथ काफ़ी अच्छा सलूक करने लग जाता है और वानिया भी उन सबका माफ़ी, अरे माँ जी आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की जगह पे कोई भी होता तो वो यही करता। हाँ वानिया बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनी बहू स्वीकार करती हूँ और तुम हमेशा हमारे घर में ही रहोगी हमारी बहू बनकर। सब वानिया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वानिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे माँ जी मुझे तो अपने परिवार की काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी, जो कि मुझे आज मिल गया आप लोगों की सूरत में। तभी उस दिन के बाद से वानिया एक हिंदी साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर निकलती है। कुछ दिनों के बाद जब विदेव, वाह वानिया आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे हाँ मेरी वो तो हिंदी साड़ी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।